deliberated on the amendments which are there in the GST, like indirect taxes, and then our speaker will dwell upon the various other amendments. So, friends, till now you are listening about the direct tax proposals, and there were many changes in direct tax proposals. You have already witnessed to those changes. Coming to the indirect tax. Now, in indirect tax, there are certain changes with respect to rates. That change are in the custom duty. In fact, सबने देख लिया होगा कस्टम ड्यूटी पे जैसे रिडक्शन किया मेटल्स के ऊपर या फोन के कंपोनेंट्स के ऊपर, तो दूसरे दिन ही आपके गोल्ड, सिल्वर, योर आईफोन्स, योर ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जो पार्ट्स के ऊपर उन्होंने रिड्यूस किया, दैट बिकेम चीपर, दैट बिकम लोअर प्राइस उनका हो गया. तो एक तो सबसे इमीडिएट इफेक्ट आया आपका कस्टम ड्यूटी की. उसके अलावा जो चेंजेस हैं जीएसटी को लेकर, 7 years have been passed with respect to the GST provisions. And what is the major issue regarding GST? जो बिजनेसमैन को फेस कर रहा था, जो बिजनेसमैन को ट्रबल दे रहा था, जो सबसे ज्यादा पिंचिंग था. Anyone can you, any of you? Yeah, what was the problem in ITC? Tell me. Subsection 4. This time. Right. 2 भी कब से आया था? Sir, 21. Section 16, section 4 की एक condition. 36(4) rule. एक condition थी. Right. So जो GST का मैकेनिज्म था, स्टार्टिंग में जीएसटी का मैकेनिज्म कैसा था कि जीएसटीआर 1 आप फाइल करोगे, अपनी आउटवर्ड सप्लाई फाइल करोगे, तो जो रिसिपिएंट है उसको 1A में वो पॉपअप होगा और रिसिपिएंट उसमें से चेक कर सकता है कि जो उसने ट्रांजैक्शन खरीदा है, माल खरीदा है, सर्विसेज ली है, वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और करेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको अप्रूव कर देगा. अगर उसका ट्रांजैक्शन उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो वो उसको नोटिफाई कर देगा कि मैंने आपसे ये जो इनवॉइस से माल परचेज किया, गुड्स परचेज की, इस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सो यू अमेंड इट. तो वापस वो सप्लायर के एंड पे जाएगा और सप्लायर उसको रेक्टिफाई कर देगा. तो रेक्टिफाई कर देगा तो दोनों एंड पे मैचिंग हो गया. मतलब सप्लायर ने जो अपना ट्रांजैक्शन डाला और रिसिपिएंट ने जो वाउच किया, तो वो दोनों एंड पे मैचिंग हो गया. देन जीएसटीआर 2 उसे पॉपअप होगा और फाइनली रिटर्न जो जाएगी वो जीएसटीआर 3 में जाएगी. That was the original system जो जीएसटी लाने से पहले बताया गया था. लेकिन because of some technical reasons that system was not made effective. तो effective क्या रहा? Effective रहा GSTR 1, that is a outward supply. Then GSTR 1 के बाद में जो रिटर्न जाएगी वो GSTR 3B करके एक रिटर्न उन्होंने दे दी कि आप इसमें आपकी रिटर्न कर दीजिए. अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने अपना कोई ट्रांजैक्शन, अपना आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो सामने वाले को 2A, जीएसटीआर 2A में उसके ट्रांजैक्शन तो दिखते थे पर अमेंड नहीं कर सकता था, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करवा सकता था. तो 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, उसके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन उसने तो माल लिया है या उसने सर्विसेज ली है, तो उसके पास इनवॉइसेस हैं, उसने पेमेंट किया, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उस इनवॉइस के बेसिस पे अपने आईटीसी को क्लेम कर रहा है. बट द सिस्टम में 2A के सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था. तो डिपार्टमेंट जो इशू उठा रहा था वो ये इशू उठा रहा था क्योंकि उस सिस्टम से उन्होंने देख लिया, आपने टोटल आईटीसी क्लेम करी अपनी 3B में से 1 लाख रुपीस, बट आपके 2A में उस पर्टिकुलर ईयर में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है 70,000. So there is a gap of 30,000. So what was department saying? Department saying कि जो 30,000 रुपए आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर, it is not reflected in your 2A. Whereas assessee saying, you see, I have purchased the goods, I have taken the services, I have the bill, I have made payment to the vendor. So
When I have made payment to the vendor, I have the invoices, so it should be allowed to me. The ITC benefit should be allowed to me. ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसके बहुत सारे नोटिस आ गए और उन नोटिस में इतना ज्यादा लिटिगेशन इन्वॉल्व हो गया, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एमएनएसटी स्कीम इस बजट में अनाउंस करी. आई थिंक he will deal with that amnesty scheme 128A सेक्शन के थ्रू. और वो बहुत अच्छी वेलकम मूव था, जिसमें शुरू के 3 साल में जो प्रॉब्लम्स आई 17, 18, 18, 19 और 19, 20 में, उन के लिए रादर 4 साल या 3 साल के लिए उन्होंने ये एमनेस्टी स्कीम दी. मतलब आपने उस एमनेस्टी स्कीम में है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा. You can settle your dispute by paying only the tax amount. Still, अगर आपको ये लगता है कि मैं टैक्स भी क्यों दूं, मेरे को तो आईटीसी, मैंने तो ऑलरेडी टैक्स का पेमेंट किया हुआ है को, why should I now again pay tax? I should get the ITC. Then you can very well dispute your case. You can very well contest your case in appellate forum before the tribunal which is yet to form and before the courts. And courts are allowing. But जो छोटे एसएससीज है, जो ये लिटिगेशन को नहीं फेस करना चाहते हैं, वो इस स्कीम में जाके बेनिफिट ले सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा ये इन्होंने एमएनएसटी इसमें दी. एक और इशू आ रहा था सबसे ज्यादा आईटीसी को लेकर. And you must have knowing section 16 subsection 4. Yeah. Now, besides you, anyone? 16 subsection 4 का क्या इशू आ रहा था आईटीसी में? There was certain time limit. What is that? 30 नवंबर तक आप ITC. So 16(4) was giving you the time limit for claiming the ITC. कि आपने 17-18 का जो आईटीसी है वो 17-18 में नहीं ले पाए, तो 18-19 में जाके जब 30 सितंबर, पहले ये लिमिट थी 30 सितंबर के रिटर्न आप भरोगे, अगले साल की 30 सितंबर के रिटर्न भरोगे, तब तक आप ले सकते हो. कब तक अलाउड थी? उसको चेंज करके बाद में उन्होंने कर दिया 30 नवंबर की डेट डाल दी कि 30 नवंबर तक आपको अलाउड होगा. अब बहुत सारे शुरू वाले केसेस में ऐसा हुआ कि वो डिले से क्लेम की गई, 30 नवंबर के बाद क्लेम की गई, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में. तो जो भी ये डिलेटेड क्लेम्स थे आईटीसी के, असेसिंग ऑफिसर ने सारे क्लेम्स को डिसअलाउ करके नोटिसेस दे दिए. और बहुत ह्यूज अमाउंट के नोटिसेस मिल गए असेसीज को, केवल एक रीजन से कि आपने विद इन टाइम क्लेम नहीं किया. सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, इनवॉइस है, सब कुछ है, आपने सर्विस लिया, आपने गुड्स लिया है, you have all the things with you, but since you have not claimed within that time, so that ITC benefit is not allowable to you. इसका भी अब इस बजट में एक रिलैक्सेशन शुरू के 4 साल के लिए ये रिलैक्सेशन इस बजट में दिया, एंड वेरी वेलकम रिलैक्सेशन. और ये रिलैक्सेशन भी वन टाइम, मतलब शुरू का जो 17-18 का साल से लेके और 20-21 के साल तक का टोटल इस तरीके का जो भी आईटीसी था, अगर 30 नवंबर 2021 तक भी अगर आपने क्लेम कर लिया, then you will be allowed the benefit of that ITC. It's a very good change. तो ये दोनों जो चेंज आईटीसी से लेके रिलेटेड थे और जो पिंचिंग कर रहे थे, वो अच्छे चेंजेस इन्होंने इस बजट में अनाउंस किए हैं. आप में से कोई बता पाएगा कि ये जो चेंज आया है GST से related, when it would be made effective, at which point of time? जब ये एक्ट पास हो जाएगा तब इफेक्टिव हो जाएगा, या कोई और डेट आने वाली है इसके लिए? रेट्रोस्पेक्टिव 16(5) जो आया वो तो रेट्रोस्पेक्टिव कर है. So GST का लॉ कैसा है? GST का लॉ ये है कि सेंट्रल GST which is a law by the central government, then state GST which is a law made by the state, UT GST यूनियन टेरिटरी. तो जब तक आपके तीनों लॉ में अमेंडमेंट नहीं हो जाता है, सेंट्रल का तो अमेंडमेंट सीजीएसटी में हो गया बाय वर्च्यू ऑफ दैट फाइनेंस बिल, वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, प्रेसिडेंट की एक्शन मिल जाएगी, जिसमें अमेंडमेंट हो जाएगा.
स्टेट के लेजिस्लेशन में जब तक एक बिल पेश नहीं करेंगे, वहां से पास नहीं होगा, तब तक स्टेट जीएसटी अमेंड नहीं होगा। सिमिलरली यूटी जीएसटी, जब सारी कंट्री में लॉ में अमेंडमेंट हो जाएगा, स्टेट में, यूटी में और सीजीएसटी में, उसके बाद गवर्नमेंट एक डेट नोटिफाई करेगी एंड फ्रॉम दैट डेट द प्रोविजंस वुड बी मेड इन फैक्ट, क्योंकि ये लॉ के रिलेटेड प्रोविजंस है, एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है, तो एक्ट में सभी जगह अमेंडमेंट होना पड़ेगा। वो स्टेट के एक्ट में भी अमेंडमेंट होना पड़ेगा, वो यूटी के एक्ट में भी अमेंडमेंट होना पड़ेगा, न सेंट्रल एक्ट में अमेंडमेंट होने से काम नहीं चाहिए। तो ये स्पेसिफिक जो चीज है वो अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आई थिंक एक और बहुत अच्छा वेलकम जो चेंज है, 73 और 74 दो सेक्शन होते थे, उन दोनों को सनसेट क्लॉज डाल दिया। मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक के जो केस है वो उन सेक्शन में चलेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब आज की डेट में अगर कोई केस होगा तो वो एक नया सेक्शन है 74A, उससे गवर्न होगा। और उस सेक्शन में कुछ बेनिफिट्स दिए हैं टाइम को लेके, कितने टाइम पीरियड तक केस रीओपन किया जा सकता है। इन इनकम टैक्स यू ऑल आर अवेयर कि कितने टाइम पीरियड तक केस खोला जा सकता है, हाउ मच टाइम पीरियड। अब चेंज होगा तो 5 साल होगा, पहले 10 साल या आफ्टर चेंज। So 5 years is if it is a more than 50 lakhs Yes. in 148, या आपका block assessment है तो 6 years, right? What is time limit in GST? How much time? कितने साल पुराना नोटिस आज दिया जा सकता है? 74 आज 17-18 का जो फर्स्ट ईयर था जीएसटी का, राइट? उस फर्स्ट ईयर का नोटिस आज दिया जा सकता है क्या? 7 साल हो गए, क्या वो नोटिस आज भी दिया जा सकता है? So there were two time limits. One is 73 normal time limit, 74 extended time limit. Extended time limit कब लगती है? जब qualified intention हो, जब fraud है, जब with intention of suppression है, तो extended time limit of 5 years. 5 years की time limit कब से काउंट होगी? फर्स्ट ईयर जो 17-18 उसकी एनुअल रिटर्न आपने कब भरी, या एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या थी? उस ड्यू डेट से 5 साल। तो 17-18 की एनुअल रिटर्न कब गई? What was the due date? Somewhere it is in 20. तो फर्स्ट एनुअल रिटर्न was 17-18 की गई थी 2020 में जनवरी या ऐसा कुछ था। तो 2020 जनवरी से 5 साल, मतलब 17-18 के लिए आज भी एक्सटेंडेड पीरियड के हिसाब से सेक्शन 74 में टाइम लिमिट अवेलेबल है। तो वो जो अलग अलग टाइम लिमिट चलती थी, 73 की अलग, 74 की अलग, अब एक नया सेक्शन ला दिया, उसमें एक सिंगल, एंड दैट सिंगल टाइम लिमिट इज एप्लीकेबल both for the suppression cases and non suppression cases, दोनों के लिए। बट उसमें कुछ पेनल्टी में रिलैक्सेशन किया। The speaker would elaborate that things. Besides that, certain other provisions are also there जहाँ पे changes proposed किए हैं। जीएसटी लॉ में कोई भी चेंज होने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि जीएसटी काउंसिल में उसका डिस्कशन होना चाहिए। और जो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, उसमें ये सारी चीज डिस्कस हुई थी। और वहां जो मिनट्स फाइनल होती है उसी के हिसाब से लॉ में अमेंडमेंट आता है, उसी के हिसाब से नोटिफिकेशन इशू की जाती है। सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, विदाउट पासिंग फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल में कौन है? स्टेट्स है, वो ऑल स्टेट्स, यूटीज एंड सेंट्रल सब मिला के काउंसिल बनी हुई है। वहां पे मेजॉरिटी 75% मेजॉरिटी से डिसीजंस लिए जाते हैं। तो उस डिसीजन के बाद में ही आप जीएसटी में कोई लॉ में अमेंडमेंट कर सकते हो, या कोई रिलैक्सेशन दे सकते हो, या कोई भी नोटिफिकेशन आप इशू कर सकते हो। So with this opening remarks, would like to have the detailed presentation. So what is your name? Dhruv. Thank you, sir, for your valuable insights. So now we will go on to take the amendments in GST. So first of all, section 9, which is charging section, and
we read in charging section that alcoholic liquor for human consumption is out of the purview. So now, undenatured extra neutral alcohol, which is used as a raw material or substance to make the alcoholic liquor for human consumption, is made out of the purview of GST. अब इसमें इश्यू क्या था कि पहले जो मेरा फिनिश गुड है वो आउट ऑफ द पर्व्यू है, यानी कि वो नॉन जीएसटी सप्लाई है, लेकिन जो मेरा रॉ मटेरियल है उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये आउट ऑफ द पर्व्यू है या नहीं है। तो अभी तक इंडस्ट्री में क्या चल रहा था कि इस पे कोई टैक्स दे नहीं रहा था अभी तक, क्योंकि एम्बिगिटी थी इधर। तो अभी गवर्नमेंट ने प्रपोज नोटिफिकेशन डाला है फाइनेंस बिल में कि हम इसको आउट ऑफ द पर्व्यू कर देंगे। सो फ्रॉम नोटिफिकेशन आने के बाद दो चीजें आउट ऑफ द पर्व्यू हो जाएंगी, पहली तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड सेकंड ईएनए। जब तीनों में चेंज आ जाए, बट ये रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा, बिकॉज़ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये नोटिस ऑलरेडी बने हुए हैं। बट अभी ये क्लियर नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिव हो गया है, राइट, अभी नहीं है, अभी ये अमेंडमेंट करने करना के बाद में इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है ना सर, ये सेक्शन 11A, जो सेक्शन 11 है जो बोलता है पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। अब सेक्शन 11A में आया है कि गवर्नमेंट जो है रेगुलराइज करेगी नॉन पेमेंट और शॉर्ट लेवी ऑफ टैक्सेस, जो कि आउट ऑफ जो ट्रेड प्रैक्टिस है, जो टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा था उसको रेगुलराइज करेगी। तो इंडस्ट्री ये काफी वेलकमिंग प्रोविजन है, क्योंकि इससे बहुत फायदा होगा। अब जैसे अभी इसी को ही ले लें अपन, इससे पहले जो एल्कोहलिक लिकर वाली बात, तो उसके रॉ मटेरियल पे क्लैरिटी नहीं थी कि उस पे जीएसटी देना है नहीं देना, तो काफी सारे इश्यूज थे, पेंडिंग जजमेंट थे। तो हो सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिव ना देके सेक्शन 11A का यूज कर लें कि हम कलेक्ट नहीं करें उसको। और आगे जब अपन देखेंगे तो इन्होंने शेड्यूल 3 जो मेरी नेगेटिव लिस्ट है उसमें 2 पैराग्राफ डाले हैं 9 एंड 10, जिसमें इन्होंने को इंश्योरर को इंक्लूड करा है। पहली चीज तो जो मेरा को इंश्योरर है, लीड इंश्योरर को इंश्योरर को जो इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, और दूसरी चीज जो सीडिंग इंश्योरेंस है। तो अभी होता गया कि एट द फर्स्ट टाइम उस पे जीएसटी दे देते हैं, तो जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये कि अभी वो लोग उस पे जीएसटी नहीं दे रहे। तो अगेन वो भी इसमें 11A में फॉल हो जाएगा कि जो मेरी ट्रेड प्रैक्टिस के चलते उस पे हम जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे, जो जीएसटी बिजनेस में नहीं दे रहा, तो अगेन वो 11A में जाके हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज कर दे, उससे उस पे जीएसटी नहीं ले। तो जैसे इसमें रिएक्शन दिखाया जाएगा कि अभी मजा आएगा यही है। ये पब्लिक से बाहर हो गया तो क्या वो वेट में आएगा क्या? उसको नेट वहां से बाहर हो गया तो स्टेट ऑलरेडी लगता है क्या बैग और एक्साइज है, हाँ एक्साइज तो फिर एक्साइज खत्म होगी। यदि वेट में जीएसटी में लाएंगे तो एक्साइज को जीएसटी में लाएंगे, जीएसटी में नहीं ला रहे, आउट ऑफ द जीएसटी से आउट कर दिया तो एक्साइज नहीं रहेगा। तो जब अभी जो दे रहे हैं अभी एक्साइज में नहीं दे रहे, जीएसटी नहीं है। कोई बात नहीं। जब जीएसटी लॉ आया था तो क्या आया था कि हम कुछ रेट जीएसटी में है, कुछ वेट में है, कुछ एक्साइज में, कुछ कस्टम में, हम सबको सब्स्टिट्यूट करके जीएसटी लेते हैं। बट कुछ आइटम पे आज भी एक्साइज की लगता है, हाँ। तो यदि कोई आइटम पे एक्साइज लग रही है, आप जीएसटी से तो एक्साइज भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा, ये तो लॉ नहीं है। कुछ भी लगता है, कुछ भी लगता है, जीएसटी और वो लगता है जीएसटी एक्साइज दोनों Alcoholic लगता है। liquor was out of the GST net from the beginning itself, and alcoholic liquor के ऊपर excise duty, state excise आज भी लग रही है। अभी जो चेंज है वो सिर्फ एक रॉ मटेरियल है जो अल्कोहलिक लिकर बनाने के लिए रॉ मटेरियल को काम करते हैं। उस रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी डिमांड कर रहे थे। ये बोलते हुए डिपार्टमेंट कह रहा था कि it is not an alcoholic liquor, it is a raw material for the preparation of alcoholic liquor, therefore आप इसमें जीएसटी दो। सरकार ने कहा कि क्योंकि इसका आउटपुट जो बन रहा है वो अल्कोहलिक लिकर है, वो ऑलरेडी जीएसटी से बाहर है, therefore ये रॉ मटेरियल को भी हम इसके एम्बिट से बाहर रखते हैं। एक्साइज हमेशा मैन्युफैक्चरिंग पे रखते हैं। So whatever is final product which is manufactured, that is leviable under state excise, वो आज भी है alcoholic liquor।
Okay, so talking about the third amendment, जो हुआ है वो हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. तो अभी तक क्या हो रहा था कि मेरी टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन हो रही थी, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट और 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और अदर व्हाटएवर नेम कॉल्ड. तो अभी इसमें तीसरी चीज आ जाएगी सेल्फ इनवॉइसिंग. जिस केस में मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है उस केस में रेसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस देना पड़ेगा आरसीएम के केस में. तो वहां से वो डेट इसमें कंसीडर हो जाएगी विच एवर इज अर्लियर. अगेन इसमें एक और अमेंडमेंट आएगा जिसमें टाइम लिमिट बताएंगे अंडर सेक्शन 31 की सेल्फ इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है. अब बात ये आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अभी आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं आरसीएम की सर्विसेज लूं तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आती है जीटीए. अब यदि मेरा ट्रांसपोर्टर रजिस्टर नहीं है तो वो मेरे को कंसाइनमेंट नोट देगा. अभी तक क्या हो रहा है कि मैं जब भी आरसीएम पे जीएसटी चालान के थ्रू पे करके कैश, क्योंकि आरसीएम मेरा कैश के थ्रू पे होता है और इनपुट ले लूंगा. अभी तक अपन जैसे ऑडिट में भी जा रहे हैं तो अपन ये चीज चेक नहीं कर रहे कि मैं कितने टाइम पीरियड के बीच में ये जो आरसीएम पे कर रहा हूँ. अब सेल्फ इनवॉइसिंग की टाइम लिमिट आने के बाद में मेरे पास एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा. मैक्सिमम हमें 30 दिन का टाइम लगा दिया कंसाइनमेंट नोट मिलने के. 30 दिन के अंदर अंदर मुझे इनवॉइस इशू करना है और वही मेरी टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाएगी. तो मेरा जो पेमेंट है टैक्स का तो वो लायबिलिटी मेरी वहां राइज हो जाएगी. तो यदि मैं देखूं कि मेरा कंसाइनमेंट नोट की डेट है और मेरे आरसीएम पेमेंट की डेट है, इन दोनों के बीच में यदि डिफरेंस उस गिवन जो अभी नोटिफाई नहीं करा है टाइम लिमिट, तो यदि उस टाइम लिमिट से ज्यादा होगा तो उस पे इंटरेस्ट भी मुझे पे करना पड़ेगा अलोंग विद आरसीएम. तो ये चीज दोनों को लिंक करते हुए अपन पढ़े दोनों में अमेंडमेंट को. तो ये चीज निकल के आती है. आरसीएम हो गया, लीगल सर्विसेज हो गई, सिक्योरिटी सर्विस हो गई. लेकिन सिक्योरिटी में फर्म और इंडिविजुअल कवर होता है. कॉर्पोरेट देगी सिक्योरिटी सर्विस तो वो आरसीएम में आता है. और भी कई सारी है. तो ये जस्ट एक एग्जांपल था इसका. ये केवल वहां पे लगेगा जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है. तो आपको एज ए रिसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस बनाना होगा कि वहां पे यहाँ ऑलरेडी सप्लायर रजिस्टर्ड है. और अगर आपके ऊपर आरसीएम लाइबिलिटी है तो सप्लायर की इनवॉइस से टाइम लिमिट फिर 60 डेज वाला और सेल्फ इनवॉइसिंग तो अभी भी हो रही है. अभी भी सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं खुद ही इनवॉइस नोट डाउन करके और आरसीएम में टैक्स पे कर रहा हूँ. लेकिन अभी तक टाइम लिमिट नहीं है. टाइम लिमिट नहीं है. अब टाइम लिमिट आ जाएगी. अब अपन इसको प्रैक्टिकली देखो तो ऑडिट्स पे अगर जाओ तो इसको भी चेक करने का एक रिक्वायरमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये भी कंप्लायंस का इशू है. नॉन कंप्लायंस इससे भी निकल गया. अगेन जो नेक्स्ट है which is incorporation of new section 16 subsection 5, इसके बारे में सर ने बताया कि जो मेरे शुरू के 4 असेसमेंट जो शुरू के 4 फाइनेंशियल ईयर्स थे 17 18 18 19 19 20 and 20 उनमें मेरे को जो 16 सबसेक्शन 4 में टाइम लिमिट दी गई which is पहले 30 सितंबर थी, 30 नवंबर हुई. तो उसके लिए बेस डेट ले ली 30 नवंबर 2021 बिकॉज आउट ऑफ वेरियस इश्यूज और जजमेंट लोग टाइम पे आईटीसी की डेट नहीं लग पाते. और आपके एक 16 सबसेक्शन 4 की वजह से वो मेरा आईटीसी जो मैं एलिजिबल हूं पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं तो मैं नहीं ले सकता था. अब वो चीज हटा दी है. इट इज वेलकमिंग प्रोविजन आल्सो एंड क्वाइट सिंपलीफाइंग द जीएसटी. नेक्स्ट इज 16 सबसेक्शन 6 जो कि एक कैंसिलेशन से रिलेटेड. एक्चुअली होता है कि जब मैं कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरा सस्पेंशन हो जाता है मेरे जीएसटीएन का. तो अभी जब मेरा सस्पेंशन हो गया तो मैं इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता और रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, आईटीसी भी नहीं ले सकता. तो अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि जब मेरा सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा तो मैं जब रिटर्न फाइल करूंगा फर्स्ट रिटर्न तो उसमें आईटीसी दूंगा नहीं. तो अभी इन्होंने डाला कि जब आप सस्पेंशन रिमूव होने के विद इन 30 डेज जो फर्स्ट रिटर्न फाइल करोगे तो पूरे इनवॉइसेस के अगेंस्ट आप आईटीसी ले. तो 16 सबसेक्शन 5 और 16 सबसेक्शन 6 ये दो नए सबसेक्शन अभी जुड़ेंगे सेक्शन 16 में व्हिच इज एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी. पे प्रॉब्लम भी आ रही है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और आपका इन्वोक नहीं किया अभी रजिस्ट्रेशन. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड की आईटीसी डिपार्टमेंट आपको इसके ये कह के अलाउ नहीं कर पाता बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन दैट पीरियड. So your registration was already cancelled.
एंड रिवोकेशन में 7-8 महीने लग गए, मान लो तो 7-8 महीने लग गए, तो उस पीरियड की जो ट्रांजेक्शन या आईटीसी का क्या हुआ, डिपार्टमेंट कहता है ये नहीं मिलेगी आपको, राइट, बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड। तो अब ये प्रोविजन कर रहा है कि जब उसका रिवोकेशन हो जाएगा उसके बाद में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अपनी रिटर्न जब भरेगा तब वो उसमें क्लेम कर सकता है, ताकि उसका लैप्स नहीं हो किसी। So that is, in that way it is important. So talking about the next amendment, which is a clarification. So section 17 subsection 5 talks about the loss guarantee. तो उसमें क्लॉज है आई करके, जो सबसे लास्ट में आता है। उसमें बोलते हैं कि कोई भी टैक्स जो आप 73 में पे करते हो या कोई भी टैक्स जो आप 129 which is 129 and 130 रिटेंशन एंड सीजर उसमें आप पे करते हो, तो उसकी आप आईटीसी नहीं ले सकते। अभी इसमें क्लैरिफिकेशन क्या है कि पहली चीज तो 129 और 130 इन दोनों को हटा दिया, क्योंकि ये टैक्स नहीं है, ये पेनल्टी के फॉर्म में। तो एक तरह से क्लैरिफिकेटरी है। और 73 और 74 क्योंकि अब लिमिट हो गए फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक, 73 कवर, 74 फ्रॉड के केस में जो आता है, तो 74 को लिमिट कर दिया फाइनेंशियल ईयर 23-24। लेकिन यहाँ एक चीज ओपन छोड़ दी, और वो ये है कि जो नया सेक्शन है 74A उसको यहाँ कवर नहीं। तो अभी तक जो देखा जा रहा है या फिर जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि 74A में अदर देन फ्रॉड जो मैं टैक्स पे करता क्या उसकी आईटीसी में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है एज सच। हो सकता है कि जब ये तो अभी प्रपोज्ड है, जब फाइनल अमेंडमेंट आए तो गवर्नमेंट इसको क्लियर कर दे कि 74A कवर है या नहीं है। So next is furnishing of return by a person required to deduct TDS under section 50. तो इसमें पहले क्या होता है, TDS under section 50 में कौन डिडक्ट करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और ये सब। जब मेरी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर हो जाए टैक्सेबल वैल्यू। अभी पहले उसमें क्या था कि इफ मैंने किसी मंथ में TDS डिडक्ट कराया तो मैं TDS की रिटर्न फाइल करता था। लेकिन प्रपोजल अमेंडमेंट ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने TDS डिडक्ट कराया है या नहीं करा, अब मुझे रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 74 में अमेंडमेंट व्हिच इज रिफंड इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। तो पहले अभी ये हुआ है कि जो गुड्स लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है उस पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो पहले क्या होता था, सेक्शन पहले भी था, लेकिन पहले क्या था कि ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाले में, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले में था। लेकिन विद पेमेंट ऑफ टैक्स में जो मेरा एक्सपोर्ट में दो मेरे पास बेनिफिट होता है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इन्होंने पहले विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट में कवर करा था जब मैं एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड लिया, लेकिन विद पेमेंट में इन्होंने कवर नहीं करा। तो एक्चुअली वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो इस लूपहोल को यूज कर रहे थे लोग, चाहे मेरी एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है या नहीं लग रही। विदाउट विद पेमेंट के केस में आईटीसी रिफंड मिल रहा था, लेकिन अब इन्होंने ऐसा इसको कॉमन कर दिया। तो अब ये जो एम्बिगिटी थी या लूपहोल या इसको कहेंगे वो हट गया है। Without payment can also be done. Export. Without payment of tax, eluting. With payment में क्या हो रहा था? With payment में ये हो रहा था कि जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उस एक्सपोर्ट में जो मेरी आउटपुट लायबिलिटी है वो आउटपुट लायबिलिटी तो मैं पेमेंट किससे कर रहा हूँ, मेरे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ऑलरेडी आया हुआ है मैं उससे पेमेंट कर रहा हूँ। और जब मैं एक्सपोर्ट कर देता था तो जो मैंने मेरी आउटपुट लायबिलिटी का पेमेंट किया क्योंकि वो गुड्स एक्सपोर्ट हो गए या वो सर्विसेज एक्सपोर्ट हो गई, सो दैट इज कंज्यूम्ड आउटसाइड इंडिया, तो वो जो मैंने एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स दिया वो मेरे को वापस रिफंड मिल जाता था क्योंकि वो कंजम्पशन इंडिया में नहीं हुआ। तो उसमें ऑटोमेटिक रिफंड आता था, ऑटोमेटिक रिफंड आता था। तो ये वाला जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट वाला कोई गुड्स पे पेमेंट हुआ या नहीं हुआ उसका भी रिफंड मिल जाता है। उन्होंने स्पेसिफिकली उसको हटा दिया कि ऐसे गुड्स जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट हुआ है इन दैट केस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये उन्होंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर
So going toward the next amendment, which is a common amendment, कि पहले किसी भी पर्सन को समन कर रहा है तो उसी को अपीयर हो सकता है, लेकिन अब उसके बेसिस पे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी अपीयर हो सकता है बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज। ये समन के अंदर ये नॉर्मल प्रोसीडिंग्स नहीं, समन के अंदर, हाँ समन। समन समन में पर्सन के समन उसको जाना होगा। अब उन्होंने कहा कि समन Proper प्रॉपर के अलावा ऑथराइज्ड पर्सन भी जाके अपने बयान दे सकता है। हाँ ये अमेंडमेंट सिर्फ जीएसटी पे इनकम टैक्स का सब अमेंडमेंट नहीं है। इनकम टैक्स के नाम पे समन उसको ही ऐसे कोई यहाँ पे दूसरा पर्सन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन आल्सो गो एंड दिस स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड। So going forward to the next amendment, which is abolition of limiting the section 73 and section 70. So section 73 talks about determination of tax not paid, short paid in case other than or separation of tax or billing full as a statement. अभी 73 में बोले actually तेईस चौबीस तक के जो भी उसके बाद 73 खत्म। Same with 74 में change ये है कि 74 in case of fraud or submission of this statement ना एक चीज जो हमने यहाँ पे दी है पहले explanation थी जिसमें separation की definition आ रही है, include specific थी, ठीक है। अब इन्होंने separation की definition को यहाँ से omit कर दिया, तो इसको इन्होंने open to litigation कर दिया, फ्यूचर में इसमें और भी litigation आ सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट जो सेक्शन अभी यही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन आया है 74A, इसको इन्होंने कंबाइन कर दिया कि अभी हमको जैसे डिपार्टमेंट को पहले क्या होता था कि 74 में नोटिस इशू कर दिया, उसमें 5 साल की टाइम लिमिट थी, लेकिन बाद में फ्रॉड सब्सटेंशिएट नहीं हुआ और मेरा 3 साल का टाइम जो मेरे 73 में होता है वो निकल गया, तो मेरा नोटिस जो है वो टाइम बाउंड हो जाएगा। लेकिन अब इन्होंने 74A ला दिया जिसमें कॉमन है, उसमें कोई रीजन नहीं है, एक नोटिस दे देंगे, 42 मंथ्स का टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और ड्यू डेट, और एरोनियस रिफंड के केस में डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। और इसमें जो इन्होंने सेपरेशन की डेफिनेशन दी है वही है, वही सेम इशू कर दिया, तो अगेन ये चूना लगा दिया अलग सेक्शन में। टाइम लिमिट पे क्या फर्क आया? टाइम लिमिट सर 73 में जो टाइम लिमिट थी वो थी 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ 24 में 5 इयर्स। इसमें नोटिस की 40 और ऑर्डर की 12 मंथ्स दी है आफ्टर डेट ऑफ आफ्टर पासिंग नोटिस। So 42 or 1250 एनुअल रिटर्न and then 12 फिर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 60 मंथ पर पेनल्टी अमाउंट सही है कर दिया। So this is the penalty charge from first in case where 74A issued to regions other than fraud. तो यदि आपने नोटिस और ऑर्डर इशू लेकिन फ्रॉड के केस में यदि आपने नोटिस इशू करने से पहले टैक्स पेमेंट करा तो आपको 15% पेनल्टी लगेगी, और ऑर्डर इशू होने से पहले करा तो आपको 50% लगेगी। Next is reduction in amount of pre-deposit. So ये दोनों में ही करा है कि like in case of appellate authority, the maximum amount of pre-deposit reduced from 50 crores in case of central tax to 25 to 20 crores, and in case of appellate tribunal, the maximum amount of pre-deposit reduced from the 50 crores to 20 crores. So this is next amendment in changes relating to GST appellate tribunal. So इसमें इन्होंने टाइम लिमिट दी है to filing the appeals against the tribunal. जो
amendment है कि listen out करेगी. Again, this is penal provision under section 122 बनेगी. यदि कोई 52 में डिडक्ट नहीं करता है टैक्स तो उस पे ये पेनल्टी इंकॉर्पोरेट हो जाएगी और ये इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025. So next is transitional registry register. तो यहाँ amendment उसकी ITC मिल जाएगी. Next is sunset provision relating to anti-profiteering measure. तो anti-profiteering measure जनरली यदि गवर्नमेंट ने किसी गुड्स पे टैक्स रिड्यूस तो उसका बेनिफिट आपको आफ्टर पास ऑन करना है कस्टमर. यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप पे एंटी-प्रोफिटिंग के मेजर्स जो है वो लग जाएंगे. तो अभी इन्होंने सनसेट प्रोविजन डाला है कि क्लोज इट डाउन. नेक्स्ट इज अमेंडमेंट रिलेटिंग टू शेड्यूल 3 जो आपको पहले शुरुआत में बताया कि पैरा 9 डाला वो इंश्योरेंस और सीडिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड. आप इसको नॉन सप्लाई में इंक्लूड कर सकते हैं. सो ये जीएसटी के अमेंडमेंट जितने भी थे वो खत्म हुए. उसके बाद आता है चेंज इन रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी. सो एक ये टेबल है जिसमें पूरा बताया कि किस पे रेट घटी है किस पे रेट बढ़ी है और उसका इफेक्ट है इंक्रीज. बहुत लंबी टेबल है, अपने इसको डिस्कस करेंगे तो काफी लेकर जाए. सबके पीपीटी में टेबल अटैच है. सो थैंक यू फॉर So, what you learn from these changes? How do you find these changes? Whether it is assessee friendly changes or department friendly changes? assessee GST can be 74A4 department. So some changes are definitely assessee friendly, the trade friendly, where benefit of ITC is allowed. But some changes are not trade friendly. They are facilitating department. जैसे जो नया सेक्शन 74A लागू किया है उसमें जो टाइम लिमिट्स दी गई वो टाइम लिमिट्स को अगर आप देखो अर्लियर सेक्शन 73 की टाइम लिमिट थी 3 साल. क्या करने की टाइम लिमिट थी? ऑर्डर पास. जब आपका साल खत्म हो गया उसका आपने एनुअल रिटर्न कर दिया, उस एनुअल रिटर्न से 3 साल में ऑर्डर पास कर दिया. अब वो टाइम लिमिट कितनी हो गई? वो टाइम लिमिट हो गई एनुअल रिटर्न भरने के बाद में 42 महीने में तो नोटिस दे सकते हैं 42 मंथ को तो फिर उसके बाद में 1 साल ऑर्डर पास करने के लिए उसके पास टाइम अवेलेबल है. सो दैट टाइम इज इंक्रीज्ड. जो 73 की टाइम थी वो 74A में आके उन्होंने उसको इंक्रीज कर दिया. और रीजन क्या दिया कि ये अलग अलग टाइम लिमिट से कंफ्यूज हो जाते हैं. हमारे ऑफिसर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 74 का केस था कि 73 का केस था. आगे जाके क्या होता है 74 का जब केस बनाता है अपील करते हैं आगे जाके और अपील में ये ग्राउंड देते हैं कि हमारा कोई फ्रॉड नहीं है, हमारा कोई सप्रेशन नहीं है. वो केस वहां से स्टक डाउन करके कहते हैं कि नॉर्मल टाइम पीरियड लगा दो 73 का टाइम पीरियड लगा दो. तो ये प्रॉब्लम बाद में जब आती है जब अपील का डिसीजन होता है. अपील का डिसीजन होने में कितना समय लगता है? कम से कम 3 साल 4 साल अपील का डिसीजन होने में समय लगता है. तब तक वो टाइम पीरियड निकल चुका है. सो नाउ टाइम पीरियड इज कॉमन फॉर बोथ बट पेनल्टी प्रोविजंस में चेंजेस. फ्रॉड के केस में पेनल्टी अलग लगेगी, नॉन फ्रॉड केस में पेनल्टी अलग लगेगी. नॉन फ्रॉड केस में पेनल्टी मैक्सिमम 10% ऑफ द टैक्स or 10,000 whichever is higher. Fraud cases में, suppression cases में, equivalent amount of tax can be the penalty. उसमें आपको reduced penalty का benefit मिल सकता है अगर आपने within time payment कर दी. शोकोस नोटिस आने के 60 दिन के अंदर अगर आपने कर दिया 15% खाली पेनल्टी लगेगी. ऑर्डर आने के बाद 60 दिन में कर दिया 25%, 50%. इस तरीके की स्लैब बनी हुई है. तो अगर आप चाहते हो कि
मेरे को 100% पेनल्टी नहीं देना, ये एक ऐसा इशू है, तो आपको विद इन टाइम टैक्स का, ब्याज का एंड देन not get the benefit of penalty. So the important चीज़ है, जैसे से बताया कि आरसीएम के केस में पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कोई टाइम लिमिट नहीं था, इनवॉइस सब इशू करना बाय द रिसीवर। अब जब इनवॉइस इशू करेगा उसके बाद में वो लेगा, क्योंकि टैक्स पेमेंट करेगा, टैक्स पेमेंट करेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। 17-18 का 18-19 कोई टाइम लिमिट। मान लो आज किसी को पकड़ लिया 18-19 के केस के लिए कि आपका ये आरसीएम का लाइबिलिटी थी, आपने उसका इनवॉइस रेज कर दिया, तो ऐसे से क्या कहता था कि आपके लॉ में कोई टाइम लिमिट नहीं है ना, मैं आज इसको रेज कर देता हूँ, आज मैं टैक्स जमा करा देता हूँ और मैं उस टैक्स के लिए टैक्स क्रेडिट ले लूंगा, तो मेरे लिए तो टैक्स न्यूट्रल हो गया, मैं पेमेंट करूंगा और आईटीसी ले लूंगा। देयरफॉर टू कर्ब दैट प्रैक्टिस ये टाइम लिमिट डाली गई कि वो आप 60 दिन के अंदर आपको, या टाइम जो भी टाइम इन्होंने देंगे वो टाइम लिमिट उसमें डाली गई। तो ऐसी कई चीजें लॉ के रीडिंग से अपने को समझ में आती है, जनरल प्रैक्टिस से समझ में आती है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी, कहाँ कहाँ उसको एड्रेस करने की जरूरत थी। उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस बाय वे ऑफ दिस बजट किया गया। इन अ सेंस अच्छा बजट है, अच्छे प्रोविजंस, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड हो या इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड हो, अच्छा उन्होंने इस पे इनिशिएटिव हो। और इसके अपार्ट मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट स्पीकर पे जा रहा हूँ। उसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स सबने नोटिस किए होंगे, बहुत अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी। वन इज इंटर्नशिप स्कीम, 21 to 24 की एज, उसकी फैमिली से कोई सर्वेंट नहीं, या वो खुद कहीं जॉब नहीं कर रहा है, वो कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं, तो उसको टॉप 500 कंपनियों में फॉर 1 ईयर इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। 6,000 दिया जाएगा। The matter is not on stipend, the matter is top 500 कंपनीज में उसका प्लेसमेंट होने का पूरा चांसेस है जहां पे उसने इंटर्नशिप करी। सो ये वेरी बिग बेनिफिट टू यूथ 21 to 24 years of age on, कितना बड़ा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंडिंग है, जैसे से बताया कि जो हमारा डेफिसिट है, डेफिसिट क्या है, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और मेरी रेवेन्यू कम है, तो मेरा डेफिसिट है। मैं डेफिसिट को पूर्ति कैसे करता हूँ, बोरोइंग से या एक्स्ट्रा वो करके, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है। उसको चेक करने का क्या तरीका है, इन्होंने कहा कि जितना डेफिसिट है हम उससे ज्यादा कैपेक्स करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिसिट से ज्यादा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब उसका एंड्यूरिंग बेनिफिट मिलेगा फॉर टाइम टू कम इन लॉन्ग टर्म। तो जब उसका बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा, 15 साल तक मिलेगा, आपका डेफिसिट से ज्यादा कैपेक्स है तो आपका इन्फ्लेशन नहीं आ सकता। ये बहुत अच्छा मूव है, ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, वैसे कई सारी चीजें हैं। टाइम की पॉजिटिव है तो अपन बहुत सारी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बजट वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और सोलर एनर्जी, एग्री, इन सब के लिए बहुत फोकस्ड बजट है। खाली इतना सा है कि जो इन्होंने कमिटमेंट्स बजट में करे, जो अनाउंसमेंट्स किए, वो उस ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट भी हो जाए। अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। 48 लाख करोड़ की हमारा बजट साइज, और जो 2015 में मात्र 15 लाख करोड़ का था, मोर देन 3 टाइम्स इन 24, 8 साल में, 7-8 साल में कितना मल्टीप्लायर हो रहा है। रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है, हर महीने टैक्स के फिगर आ जाते हैं जीएसटी के। 2 लाख करोड़ इस बार आ गया सरकार के पास में हर महीने।
tax revenue is increasing, direct tax is increasing, indirect tax is increasing. और हमेशा direct tax तो indirect tax के बदले होता है। इतने ट्रांजेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पकड़ में है, एक्ट में है, वो सब अपने आप ही आपको उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। यू कैन नॉट इनडायरेक्ट टैक्स का नेट इतना बड़ा हो, ट्रांजेक्शन अंदर आ गया, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, तो वो अपने आप ही उससे जो इनकम आएगी वो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स आएगा ही आएगा। डायरेक्ट टैक्स हमेशा बढ़ेगा if indirect tax grows. This is the basic system which we all should need to understand. कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं बजट की कि हमको कुछ नहीं मिला, हमको तो 17,500 रुपए का फायदा मिला वो टैक्स लैब चेंज करने के लिए। नो, इट्स नॉट लाइक। आपको उस जो एक्सपैंडिंग गवर्नमेंट कर रही है उससे क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, इंफ्रा में कितना एक्सपैंडिंग उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, रोजगार योजनाओं से क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो सब मैटर करते हैं, ओनली टैक्स मैटर नहीं करता। सो बजट शुड नॉट बी considered only towards tax benefits. It's a very macro economic, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पूरी इकोनॉमी को कैसे चल रहा है, उसके सब पे इम्पैक्ट आता है, इंडिविजुअल पे भी इम्पैक्ट आता है, उसके भी ईज ऑफ डूइंग वर्क, तो वहां से कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ टैक्स तक रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आई थिंक ST subject, you get only 5%. yeah, that's great.